नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है और हम लोग कल विज्ञान का हम लोगों ने एमसीक्यू शुरू किया था, जिसमें यूपीएससी पीवाईक्यू हम लोग साइंस का कर रहे हैं। साइंस का कल फिजिक्स का मैंने कंप्लीट करवाया है, आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे और उसके पश्चात हम लोग साइंस एंड टेक को भी करेंगे। एक एक करके क्रम में देखते चलिएगा सभी वीडियोज़ को। यूपीएससी पीवाईक्यू मैंने अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया है। इकोनॉमिक्स के भी 2 वीडियो डाले हैं, ये साइंस का है। उसके पश्चात से और भी आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के पहले सवाल कौन से। एक चीज़ और है कि अगर 71 बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको आंसर राइटिंग ज्वाइन करना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, क्योंकि अभी से आंसर राइटिंग करते हैं, 6 महीने करते हैं, तब जाके आप आंसर राइटिंग सीख पाते हैं। तो 71 बीपीएससी के लिए अगर आपको जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा। 22 नवंबर से नया ग्रुप शुरू हो रहा है, जिसमें जीएस की आंसर राइटिंग होगी। देखिए पहला सवाल क्या है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट के बारे में पूछा गया है। क्या होता है ये? केमिस्ट्री का सवाल है। पॉलीथीन है जो आप डेली यूज में यूज करते हैं, पॉली वही है ये, है ना, जिसका हमारे दैनिक जीवन बहुत व्यापक उपयोग है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसके तंतुओं को ऊन, कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अगला है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। आपको लगता है कि पॉलिएस्टर जो पॉलीथीन होता है उसको हम भस्मीकरण करके बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को उसका निपटान कर सकते हैं प्लास्टिक का, तो चौथा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और पहला तो बिल्कुल ही सही होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। पीटी यानी कि पॉलीथीन टेरेप्थलेट पॉलिएस्टर का एक प्रकार होता है। इसी प्रकार का सवाल बीपीएससी पीटी में भी पूछा जाता है। बहुलक चैप्टर जो होता है, पॉलीमर जिसको कहा जाता है, उस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर तरह तरह प्रकार के आपको बहुलक देखने को मिलते हैं। उसी चैप्टर से इस प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं केमिस्ट्री में। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों आदि की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बोतल और कंटेनर आदि बनाने में होता है। इससे खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह हल्का, गैर प्रतिक्रियाशील और किफ़ायती होता है, यानी कि जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, सस्ता होता है और सभी जगहों पर उपलब्ध होता है। ये प्रायः अन्य फाइबर जैसे रेयॉन, ऊन, कपास के साथ कपड़ों की छपाई में उपयोग किए जाते हैं, जो इन तंतुओं के अंतर्निहित गुणों को मजबूत करते हैं, जबकि कपड़े के सिकुड़न से उबरने की क्षमता में भी योगदान करते हैं। पीईटी का सबसे व्यापक रूप से पुनर्नवीनीकृत किए जाने वाला पीईटी बोतल और कंटेनर है, जिन्हें आमतौर पर पिघलाया जाता है, रिसाइकल करके फिर से उनको नए उत्पाद में ढाला जाता है। तो यानी कि पीईटी का रिसाइकल भी किया जा सकता है, पीईटी को पिघला करके नए पदार्थों का निर्माण भी किया जा सकता है। पीईटी पुनर्नवीकरण करने के बाद उसको इस उद्देश्य हेतु पुनः उपयोग किया जा सकता है। यही तो अंतिम स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही दिया हुआ है। जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जहाँ पर 2-2 लिखा हुआ है, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3, इसमें एलिमिनेशन का उपाय कम रह जाता है। इसमें बहुत कम संभावना होती है कि आप एलिमिनेशन कर पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते। अगला सवाल देखिए क्या है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? जल जो है वो किसी अन्य द्रव की लिक्विड की अपेक्षा बहुत सारे पदार्थों को घोल सकता है। क्यों ऐसा? इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, बाइपोलर कहा जाता है इसको। जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम होता है। दरअसल में इसमें H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन पर धनात्मक होता है आवेश, वहीं पर ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जिसके कारण से ये बहुत सारे चीज़ों को अपने में घोल सकता है। जल अपनी द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण किसी भी अन्य यौगिक की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। पानी के अणु अपनी विशिष्ट संरचना कारण एक तरफ धनात्मक आवेश वाला हाइड्रोजन तो दूसरी ओर ऋणात्मक आवेश वाला ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण से कई सारी चीज़ों को घोल सकते हैं। ये सवाल जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट जो होते हैं, उसके उत्पादन बिस्फेनॉल की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। बिस्फेनॉल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रसायन है। क्या होता है ये? कठोर प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण के लिए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलें, बच्चों के दूध की बोतलें, खाद्य कंटेनर, टेबल वेयर, अन्य भंडारण योग्य जो बड़े बड़े कंटेनर आप प्लास्टिक के देखते हैं, उन्हीं के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बीपीए एपॉक्सी रेजिन में भी पाया जाता है, जो कुछ धातु आधारित खाद्य और पेय के डिब्बे के अंदर एक सुरक्षात्मक अस्तर के रूप में कार्य करता है। और पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से तरल में बीपीए का रिसाव तरल या बोतल के तापमान पर अधिक निर्भर होता है। तो दरअसल में आपको ये याद रखना है कि बिस्फिनॉल क्या है, तो ये पॉलीकार्बोनेट का मुख्य उत्पाद होता है। पॉलीकार्बोनेट जो होता है उसके उत्पादन में सबसे मुख्य घटक जो होता है वो बिस्फिनॉल ही होता है, जिसको बीपीए कहा जाता है। पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से तरल में बीपीए का रिसाव तरल या बोतल के तापमान पर अधिक निर्भर होता है। दरअसल बीपीए का लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जो एक चिंता का विषय बन गया है। इसी कारण से कई सारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पॉलीकार्बोनेट से बने डब्बों में कम से कम गर्म पदार्थों को नहीं रखा जाना चाहिए। इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। देखिए क्या है, इसको मानव शरीर में इसका उपयोग पूछा गया। दरअसल में इसको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग 10⁻⁹ होता है ना, हाँ 10⁻⁹ होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग पर मैंने उत्तर लेखन करवाया था, तो उसमें कई सारे बच्चों ने कार्बन नैनो ट्यूब का उदाहरण सहित लिखा था कि इसका उपयोग किया जा सकता है अलग अलग जगहों पर। नैनो स्तर की संरचना होती है, इसका उपयोग बहुत ही बृहद हो गया है आजकल। मेडिकल से लेकर कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। इसको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिका के रूप में बनाया जा सकता है। इसका जैव रासायनिक संवेदक में उपयोग किया जा सकता है। बायोकेमिकल इंडिकेटर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि ये प्रकृति में ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। अगर हम इसको फेंकेंगे तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहना है इसमें। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना के साथ कार्बन के आवंटन होते हैं, जिसमें असामान्य गुण होते हैं। हाल के वर्षों के दौरान कई शोधकर्ताओं दवा वितरक वाहक के रूप में सीएनटी का प्रयोग हेतु आकर्षित हुए हैं, यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब का दवा के वितरण के लिए भी उपयोग किया जाता है कि आपके शरीर में टारगेटेड मेडिसिन इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है कि शरीर के जिस अंग को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं पर डायरेक्ट क्यों न पहुंचाया जाए। अगला देखिए क्या है कि नासा ने कार्बन नैनो ट्यूब एरे का उपयोग कर जैव रासायनिक सेंसर का भी प्रमाण दिया है, और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा जैव निम्नीकृत, यानी कि इसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यूपीएससी ने अपने आंसर की में दिया था सी, जो कि गलत था यूपीएससी का, क्योंकि चारों आज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 2024 के हिसाब से, तो चारों के चारों बिल्कुल सही होने चाहिए, चारों ही सही होंगे। अगला सवाल देखिए क्या है कि फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। फ्यूल सेल, केमिस्ट्री में सेल जो होता है बायोलॉजी के सेल अलग होते हैं और यहाँ के सेल अलग होते हैं, केमिस्ट्री के दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को पढ़ना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है। अगर हाइड्रोजन एनर्जी पर आप गाड़ी चलाएंगे तो उत्सर्जन के रूप में, जैसे अभी तो धुआं निकलती है जीवाश्म ईंधन के कारण से, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें जल निकलेगा। यानी कि गाड़ी चलाने जाओ, एक कंटेनर निकल जाओ, आओ तो कंटेनर में जल भरा हुआ रहेगा, है ना। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों डिवाइसेज के लिए नहीं किया जा सकता है इसका उपयोग। यानी कि आप घर में तो बिजली सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे लैपटॉप में अभी आपका बैटरी लगा हुआ है वैसा हम फ्यूल सेल का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। फ्यूल सेल एसी के रूप में विद्युत उत्पन्न करते हैं, अल्टरनेटिव करंट के रूप में विद्युत उत्पन्न करते हैं। फ्यूल सेल के बारे में 3 कथन यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप जरा इसका उत्तर निकालिए, इसमें से कौन से सही हो जाएंगे। देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। इसका उत्तर दिया हुआ है ए, यानी कि केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। एल्केलाइन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिसकी क्षमता जो होती है दक्षता 70% तक होती है, और जल का ही उत्पादन होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। इसका उपयोग वाहन, सेलफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी युक्तियों में भी किया जा सकता है। फ्यूल सेल डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट का उत्पादन करती है, डायरेक्ट करंट का उत्पादन करती है। और जो आपके घर में भी है, आपके चार्जर पर लिखा होगा, देखिए एसी करंट है ना, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज लिखा होगा, ये भारत का स्टैंडर्ड है ना। तो ये चीज़ लिखा रहता है, एसी का होता है, अल्टरनेटिव करंट इसको कहा जाता है। और डीसी करंट जो होता है वो अलग होता है। तो इसका उत्पादन किस में होता है, तो डीसी करंट का ये उत्पादन करता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। अगर आपने करंट पढ़ा होगा
तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है डीसी का, और एसी का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक कोई नहीं होता है, दोनों ही छुएंगे तो झटका लगेगा। फ्यूल सेल के सिद्धांत का आविष्कार विलियम ग्रोव के द्वारा 1839 में किया गया था, लेकिन इसका प्रथम व्यवहारिक विकास 1950 के दशक के अंत में ब्रिटिश आविष्कारक फ्रांसिस थॉमस बेकन ने किया, जिसके नाम पर इसे बेकन फ्यूल सेल भी कहा जाता है। नासा द्वारा 1960 के दशक के मध्य से इसका उपयोग किया जा रहा है। अपोलो मिशन में भी इसका उपयोग किया गया था। विश्व का प्रथम फ्यूल सेल शिप हाइड्रा था, जो एल्कालाइन फ्यूल सेल सिस्टम पर ही आधारित था, और इसमें कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि जल का उत्पादन होता है। ओके, अगला सवाल है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्लाई ऐश जानते हैं क्या आप? ऐसे जगह जहां पर ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, वहां पर फ्लाई ऐश का बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। उस फ्लाई ऐश का उपयोग आजकल सड़क निर्माण से लेकर भवन निर्माण तक में किया जा रहा है। फ्लाई ऐश को निपटान को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी बनाई थी। फ्लाई ऐश बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंटो अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन, तीसरा कथन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, और इसमें कोई विषाक्तता तत्व नहीं होते हैं। नहीं, विषाक्त तत्व भी होते हैं फ्लाई ऐश में कई बार। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के उत्पादन संयंत्र से फ्लाई ऐश का उत्सर्जन हो रहा है। फ्लाई ऐश एक तरह से धूलकण मान लीजिए, जो किसी विशिष्ट संयंत्र से उत्पादन हो रहा हो। ठीक है, ये अलग अलग भांति के हो सकते हैं, विषाक्त भी हो सकते हैं, नॉन टॉक्सिक भी हो सकते हैं। पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा को हमने एलिमिनेट कर लिया, और एलिमिनेशन का मेथड से भी कर सकते हैं। केवल शब्द यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो अक्सर गलत होते हैं 90% चांसेस में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से हल्की उड़ने वाली राख उत्पन्न होती है, इसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। प्रयुक्त कोयले के स्रोत व संगठन के आधार पर फ्लाई ऐश के अवयवों में भिन्नता होती है, तथापि सभी फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO ये पाए जाते हैं। तो केवल सिलिकॉन नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी हो सकते हैं और कैल्शियम के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी मात्रा में ppm के रूप में आर्सेनिक, बेरियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और डाइऑक्सिन आदि भी मुक्त होते हैं। ये सब विषाक्त होते हैं। आर्सेनिक विषाक्त होता है, पारा विषाक्त होता है। उपयुक्त भारी तत्व अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण फ्लाई ऐश विषाक्त भी हो सकते हैं। और वर्तमान में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर या अन्य उपकरण का प्रयोग शक्ति संयंत्रों से वायु को निर्मुक्त करने से पूर्व फ्लाई ऐश को अलग करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर मतलब अलग करने वाला। पार्टिसिपेट हम लोग जानते हैं ना, अलग करने की प्रक्रिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर ये किस लिए उपयोग किया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहता है, और पॉल्यूशन के कारण भी चर्चा में रहता है ये। इसका उपयोग हम करते हैं ताकि फ्लाई ऐश को हवा में जाने से हम रोक सकें। धुआं तो जाएगा ही हवा में, लेकिन हम वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर अगर हम लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लाई ऐश जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कई जगहों पर हो सकता है, सीमेंट वगैरह के उत्पादन में, ईंट बनाने में, कई जगहों पर लैंडफिल के रूप में भी हो सकता है, लेकिन विषाक्त पदार्थों का हम लोग लैंडफिल में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 2014 का केमिस्ट्री का सवाल है, और ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। जरा इसका निकालिए। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये रासायनिक केमिकल चेंज है क्या? ये तो फिजिकल चेंज में आएगा। बर्फ का गलना, ये भी फिजिकल चेंज होगा। बर्फ तो बर्फी जल की H2O ही है। ये जमा हुआ H2O हो सकता है, पिघला हुआ हो सकता है, वाष्पीकृत H2O हो सकता है, लेकिन H2O तो H2O ही है, उसका गुणधर्म तो नहीं बदला है। दुग्ध का स्कंदन, तो ये हो सकता है केवल 3 इसका उत्तर हो जाएगा, केवल 3 इसका उत्तर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में गुण धर्म चेंज हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें 2 या अधिक तत्व यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। यौगिक टूटकर 2 अधिक तत्वों या यौगिकों का निर्माण करते हैं। सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि आप बर्फ से जल और जल से बर्फ बना सकते हैं, लेकिन दूध से दही बनने के पश्चात दही से दूध का निर्माण
नहीं हो सकता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है, कौन सा केमिकल प्रोसेस में चेंज आ रहा है, कहाँ पर फिजिकल में केवल चेंज आ रहा है। ओके, ये सवाल पूछा जाता है। देखने में कई बार आसान होते हैं लेकिन ये कठिन हो जाते हैं जब आपको कठिन उदाहरण दे दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे केमिकल चेंजेज के उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, अम्ल व क्षार मिलकर लवण का बनना। अम्ल और क्षार मिलकर बनते हैं ना लवण। जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। दूध का स्कंदन, धातु का विद्युत लेपन, पटाखों का जलना, ये सब केमिकल चेंजेज होते हैं। भौतिक का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है। कई घरेलू उत्पाद जैसे कि गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों, अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय बन रहा है? तो उसमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है और वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं। संचित हो सकते हैं का मतलब क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि वो एक जगह आप में इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे डीडीटी नाम सुना है आपने, इसका छिड़काव खेतों में किया जाता था। ये खेत में छिड़क गया, अब खेत में जो जिस चीज़ पर छिड़का उसको खाएंगे आप। तो फूड चेन में आप जहाँ पर होते हैं तो आपके शरीर में ये जो विषाक्त पदार्थ है धीरे 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 करके जमा होने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक घास था जिस पर बहुत ज़्यादा खाद डला हुआ था, उर्वरक, उसको किसी बकरे ने खाया, आपने बकरे को खा लिया, तो आपके अंदर में वो विषाक्त पदार्थ जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा धीरे धीरे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कई सारे तत्व जो हैं आपके शरीर में इसलिए जमा हो जाते हैं क्योंकि आपके फूड चेन के माध्यम से आप तक वो पहुंचा है। ठीक है, देखिए अगला इसी में क्या लिखा हुआ है कि ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक ऑर्गेनोब्रोमीन यौगिक जिसका अनुप्रयोग पदार्थों को ज्वलनशीलता को कम करने के लिए किया जाता है। सभी व्यावसायिक रासायनिक ज्वाला मंदकों में BFR का उपयोग सर्वाधिक होता है। इसका अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, फर्नीचर और प्लास्टिक सभी जगहों पर होता है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक उपयोग से संबंधित निम्नलिखित चिंताएं हैं। कुछ BFR से संबंधित पदार्थ लिपोफिलिक होते हैं, अर्थात उन्हें वसा और अन्य कार्बनिक विलायक में घुलने की प्रवृत्ति होती है और वो इंसान में बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। सांद्रण, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा आपके अंदर में। इसको हिंदी में कहा जाता है आवर्धन। आवर्धन कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन को। इकोलॉजी में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। बायोमैग्निफिकेशन इकोलॉजी में आता है, मुख्य रूप से पर्यावरण वाले चैप्टर में आता है, फूड चेन में। तो बायोमैग्निफिकेशन के कारण से ये नुकसान पहुंचाते हैं। DDT को इसीलिए भारत बैन किया गया है। अगला सवाल देखिए क्या है। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में शर्करा उद्योग जो है उसमें बाई प्रोडक्ट जो निकलता है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। खोई जो सूखा हुआ डंडा निकलेगा जिससे रस हमने निकाल लिया है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। शर्करा उत्पाद को उपोत्पाद में खोई का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में किया जाता है। सीरा एक द्रव है जो शर्करा उत्पाद में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सीरे का कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका इथेनॉल या अल्कोहल बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कुछ देशों में पेट्रोलियम के उत्पाद में सीरे का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रसंस्कृत तंबाकू का निर्माण पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। पहले जब बिहार में चीनी मिलें कई सारे जगहों पर चलती थीं तो बिहार के लोगों को बड़ी सुविधा होती थी, खासतौर से उत्तर बिहार की बात कर रहा हूँ, मेरे इलाके की। तो वहाँ पर ना आपको कुछ भी चीज़ें बाहर से नहीं लानी पड़ती थी। चीनी मिल के उपोत्पाद इतने सारे होते हैं कि उससे कृषि में बड़ा लाभ मिलता है। पशु को चारा से लेकर खेत के लिए खाद तक सब कुछ मिल जाता था वहाँ से। अगला सवाल देखिए क्या है। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुँचा सीसा, लेड, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें पहले ये कहा गया, इतना बड़ा सवाल देखने के मात्र है, कि शीशे का उपयोग जो पेट्रोल मिक्स करने के लिए किया जाता था उसको तो प्रतिबंधित कर दिया गया। तो वर्तमान में कौन कौन सी जगहों पर शीशे का उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पर लेड का उपयोग हो रहा है वर्तमान में भी, जो कि नहीं होना चाहिए। उससे हमारे जो सांस के सिस्टम होते हैं, श्वास नली वगैरह होते हैं, उसको बड़ा नुकसान पहुँचता है। प्रगलक इकाइयाँ, पेन, कलम, पेंसिल में, पेंट उद्योग में, केश तेल और प्रसाधन सामग्री में लेड का उपयोग होता है। कहाँ कहाँ पर होता है?
तो 1 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर, 1 और 3 हो जाएगा। प्रगलक इकाइयों में होता है और पेंट उद्योग में होता है। पेन, कलम, पेंसिल में इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चों से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं ये, और उसमें अगर शीशा पाया जाएगा तो सरकार लटका देगी आपको। जिस प्रकार से मैगी में लेड पाया गया था तो मैगी को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसी प्रकार से पेन, पेंसिल और ये जो होते हैं इनमें लेड नहीं पाया जा सकता क्योंकि ये बच्चों के उपयोग सामग्री होते हैं। केश तेल और प्रसाधन सामग्री में भी लेड का उपयोग बैन है भारत में, इसमें भी उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे शरीर से इन्वॉल्व होता है। तो जो प्रगलक इकाइयाँ होती हैं और पेंट उद्योग जो होता है उसमें आज भी लेड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, शीशे की विषाक्तता बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध करती है, इससे बच्चे का IQ स्तर में कमी आती है। ठीक है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो था इसने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे मूल कण यही थे। ऑक्सीजन तो तब आया है ना जब जीवन की उत्पत्ति जल में होना शुरू हो गया था, उसके पश्चात ऑक्सीजन आए हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो मूलतः उत्तरदायी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन था। जल में, मरीन में ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, जल में ही शुरुआत हुई है पृथ्वी पर जीवन की। अगला सवाल देखिए क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थ के रूप में चर्चित है, CFC क्या कहा जाता है इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। सुघट्य फोम के निर्माण में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? फोम के निर्माण में, ट्यूबलेस टायर के निर्माण में, ट्यूबलेस टायर के निर्माण में CFC का उपयोग होता है। ऐसे टायर जिसमें ट्यूब नहीं होते हैं, जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं उनमें ट्यूब नहीं होता है, ट्यूबलेस टायर होते हैं, ये पंक्चर नहीं हो सकते आसानी से। जिस गाड़ी पर प्रधानमंत्री चढ़ते हैं वो ट्यूबलेस टायर होता है, उसमें गोली के द्वारा उसको पंक्चर नहीं किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में CFC का उपयोग होता है। आपके घर में जो फ्रिज है क्या उसमें भी उपयोग हो रहा है क्या? आपके घर में जो AC लगा हुआ है उसमें भी उपयोग हो रहा है क्या? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा C, 1, 3, 4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। यह एक अज्वलनशील गैस है। CFC सामान्यतः अपने ब्रांड फ्रेयॉन के रूप में जाना जाता है, जिसको फ्रेयॉन भी कहा जाता है। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन AC हो गया, फ्रिज हो गया, सुघाट्य फोम जो सेविंग क्रीम वगैरह उपयोग करते हैं, या जो फोम आप उपयोग करते हैं कहीं पर भी, उनमें भी होता है इसका उपयोग। इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई, ड्राई क्लीनिंग, प्रोपेलेंट, एरोसॉल स्प्रे आदि सभी कुछ में होता है। CFC ओजोन ह्रासक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। वस्तुतः CFC से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मुक्त क्लोरीन परमाणु उत्पन्न होता है। यह मुक्त क्लोरीन परमाणु ऊपरी वायुमंडल काफ़ी दीर्घजीवी होता है, यानी कि जो CFC में से क्लोरीन अलग हो जाता है ये ओजोन परत में काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है, और इसका दीर्घ जीवन ही सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ ओजोन के ऑक्सीजन में बदलाव में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इससे समताप मंडल में ओजोन का परत का क्षय हो जाता है। O3 जो है ये टूट जाता है, O2+O में टूट जाता है, और जिसके कारण से ओजोन का नुकसान होता रहता है। ऑक्सीजन का उत्पादन वहाँ पर होता रहता है, तो ऑक्सीजन हमें उतना ऊपर तो नहीं चाहिए, ओजोन वहाँ पर परत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ऊपर दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CFC12, CFCF2, Cl2 लगभग 139 वर्ष तक, और CFC11 77 वर्षों तक कार्यरत रहता है। इतना लंबा इसका क्या है, तो जीवन अवधि है, जिसके कारण से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 समझौते द्वारा CFC या अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। CFC की जगह पर HFC को लाया गया था, इसके पश्चात से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लाया गया था, लेकिन बाद में इस पर भी बैन कर दिया गया क्योंकि ये भी नुकसान पहुँचाने लग गया था। अगला हम लोग बायो पर आ गए हैं, बायो के सवालों को हल करते हैं। देखिए कौन सा सवाल है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन सा एक मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। इसी का विस्तार करके 69 BPSC में आपसे वैक्सीनेशन के बारे में एक सवाल पूछा गया था। अलग अलग कोशिकाओं के बारे में एक सवाल था, साइंस एंड टेक का सवाल बोलेंगे या बायोलॉजी का, लेकिन एक सवाल जो पूछा गया था वो इसी सवाल का विस्तार है। ठीक है,
देखिए इसका उत्तर है कि वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। बी सेल और जो टी सेल होते हैं ये शरीर के बाहर से जो आक्रमण होते हैं शरीर पर, तो उसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में ये काम करते हैं और शरीर को बाहर से होने वाले जो अलग अलग रोग हैं उनसे बचाने का काम करते हैं। बी सेल और टी सेल इनका नाम है। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं द्वारा होती हैं। ये कोशिकाएं बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं हैं। रोग जनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं हमारे रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती है ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें। जिनका रोग उत्पादन का काम है शरीर में, उनसे लड़ने का काम ये करती हैं। प्रोटीन प्रतिरक्षा एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी कोशिकाएं स्वयं तो प्रतिरक्षाओं का स्रावन नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। अतः विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी से संबंधित सवाल 69 बीपीएससी में पूछा गया, ठीक नेक्स्ट ईयर पूछा गया। 69 2023 में हुआ है और ये 2022 में हुआ था। इसी सवाल का विस्तार करके 69 में पूछा गया है, कृपया देखिएगा जरूर उलट के। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से किस एक जीव के कुछ प्रजातियां कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती हैं। कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती है, तो चींटी हैं ये, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चींटी की प्रजाति को कवक के कृषक के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य कीट जैसे दीमक, भृंग, मार्स, पेरीविंकल भी कवक के कृषक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब कवक उत्पादन करते हैं ये। अगला सवाल है कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में आपसे सवाल पूछा गया है। ये भी सवाल रिपीट किया गया है 69 बीपीएससी में। इस सवाल से भी सवाल आए हैं 69 बीपीएससी में। देखिए क्या है, भारतीय सीरम संस्थान ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है। मतलब mRNA प्रकार का टीका बनाया है उसने। स्पुतनिक जो रूस की है, वी वैक्सीन रोगवाहक यानी कि वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बनाई गई है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यानी कि कोवैक्सीन जो है, जो एक और वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो निष्क्रिय रोगजनक यानी कि एक प्रकार से सुसुप्त अवस्था में जो वायरस हैं उसी के द्वारा एंटीवायरस बनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत था। कोविशील्ड वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो उसको SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एन्कोडिंग करने वाले एक पुनः संयोजक प्रतिकृति रहित चिंपैंजी एडेनो वायरस वेक्टर का उपयोग करता है। इसे लगाए जाने के बाद कोरोना वायरस के हिस्से की अनुवांशिक सामग्री प्रकट होती है, इसीलिए पहला गलत था। इसमें mRNA का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि SARS-CoV-2 जो इसी प्रकार का एक अन्य वायरस का पहले एंडेमिक आया था, अरेबियन देशों में आया था खास तौर से, तो उसका उपयोग किया गया सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा नए प्रकार के वैक्सीन बनाने के लिए। हमारे शरीर में जब हम उसको डाल देते हैं तो हमारा शरीर उस वायरस को पहचान लेता है और उस हिसाब से शरीर को तैयार कर लेता है, प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार कर लेता है। तो जब कोरोना का अटैक होता है तो हमारे शरीर में पहले से ही उसके खिलाफ में हमारे शरीर को पता होता है कि ये कोई अनजाना वायरस नहीं है, बल्कि हमें पता है कि इससे किस प्रकार से लड़ना है। तो वही चीज़ है ये। जैसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि आपको पता हो कि किस प्रकार के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही चीज़ हमारा शरीर भी करता है। जब हम उसको टीका लगाते हैं तो उसको पता होता है किस अलग अलग प्रकार के वायरस उस पर अटैक कर सकते हैं। तो पहले से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो दिक्कत कम आती है। तो वही चीज़ हमारे शरीर के साथ भी होता है। दूसरा तीसरा इसका सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, उनके लिए कंपलसरी है कि अपनाएंगे ही अपनाएंगे। चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजनीन व्याप्ति है, अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है क्या? कौन सा सही हो जाएगा? इसी प्रकार का सवाल सोचिए कि आपको 13 दिसंबर को मिले पेपर में। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? 1 और 2, केवल 3, 1 3 1 2 3 सही इसमें से निकालना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों कथन सही है। यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है, चाहिए लिखा हुआ है। यह मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़ा जा सकेगा। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पताल, बीमा फर्मों, नागरिकों की आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड है आपके पहचान के लिए, उसी प्रकार से एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी होगा सभी का, जिस पर आप जाकर अपना स्वास्थ्य संबंधी अपडेट जो है, जो भी आपका कुछ होता है, कहीं पर भी इलाज करवाते उस पर डाल दीजिए। कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकेगा, कोई भी बीमा कंपनी भी उसको एक्सेस कर सकेगी और आपको आसानी से बीमा भी उपलब्ध हो सकेगा और आपका आसानी से इलाज भी हो सकेगा सभी जगहों पर। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसको लाल किले शुरू किया था और इसका सारा का सारा जो है कथन जो है सही हो जाएगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय इसको चला रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। नई योजना है गुरु, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं है ये, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना है ये। अगला सवाल है, निम्न से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी के तैयार करने में किया जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से मच्छरों को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अपने आस पड़ोस में अगर आप इस पौधे को लगा देंगे, लेमन ग्रास इनको कहा जाता है, लेमन ग्रास, तो आपके आस पड़ोस में लगाने से इसका मच्छर कम हो जाएगा। कांग्रेस घास मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज क्षेत्रों में पाई जाती है, पहला जो ऑप्शन है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में यह आक्रमणकारी प्रजाति के रूप में पाई जाती है कांग्रेस घास। यह मच्छर की शरण स्थली है, यानी कि यह मच्छर को बढ़ावा देती है कांग्रेस घास। यह पशुओं में त्वचा संबंधी समस्या, मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु उत्तरदायी है। कौन सा? तो ये कांग्रेस घास। एलिफेंट घास को नेपियर घास या युगांडा घास के रूप में जाना भी जाता है। यह मूलतः अफ्रीका में पाई जाती है। इसका उपयोग फसलों में लगने वाले कीड़े को नष्ट करने में किया जाता है। एलिफेंट घास का हो सकता है अगली बार एलिफेंट घास का पूछ ले कि फसलों में लगने वाले कीड़े को निपटाने के लिए किस घास का प्राकृतिक तौर पर उपयोग किया जा सकता है, तो एलिफेंट घास का। लेमन ग्रास में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जो रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें सिट्रिनेला नामक तेल पाया जाता है जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। मच्छरों को भगाने के लिए भी इसका उपयोग किया है। कई सारे लोग इसको ड्रिंक के रूप में भी उपयोग करते हैं। नट घास को मोथा के रूप में भी जाना जाता है, आपके यहाँ भी होगा, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। यह खेतों के लिए सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती है जो फसलों की बर्बादी के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। हालांकि इसका औषधीय गुण के कारण इसका उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। घर के आस पड़ोस में भी मोथा घास हो जाता है जिसको कितना भी काट लो ख़त्म नहीं होता है जल्दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लेमन ग्रास का उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? जीवाणु, कवक और विषाणु में से तो केवल जीवाणु और कवक का उपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है इसको, वायरस को नहीं किया जा सकता है। वायरस वे अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो जीवित कोशिका में ही पुनरुत्पादन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके शरीर में वायरस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मृत चीज़ों में वायरस कभी भी नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता है। केवल जीवित चीज़ों में ही वायरस रहेगा ही। ये शरीर के बाहर मृत या सुषुप्त अवस्था में होते हैं परंतु शरीर या जीवित माध्यम के संपर्क में आने पर फिर से जीवित हो जाते हैं। हो सकता है वर्षों से बर्फ़ में दबा हुआ हो, सुषुप्त अवस्था में हो, जो है हजारों वर्षों से, लेकिन जैसे ही कोई जीवित शरीर इनको मिलेगा फिर से जागृत हो जाएंगे ये, है ना। यह केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं, अतः इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित नहीं किया जा सकता है। बैक्टीरिया कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। बैक्टीरिया और कवक दोनों को कृत्रिम रूप से भी संवर्धित किया जा सकता है जबकि वायरस नेचुरली ही संवर्धित हो सकते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्या है कि एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन यानी कि जीनोम होते हैं जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुखाम एडिनो वायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण से होता है। इसका उत्तर हो जाए केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एडिनो वायरस मध्यम आकार का एक न्यूक्लियोकैप्सिड और एक रैखिक द्वितंतु डीएनए है यानी कि लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है। से बना आइकोसाइड्रल वायरस है जबकि रेट्रोवायरस एकल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, इसीलिए पहला गलत दिया हुआ था, दूसरा बिल्कुल सही है। एडिनो वायरस आम वायरस है और रेट्रोवायरस जो है उससे एचआईवी वगैरह भी होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल यहाँ पर है, निम्न में से किस में ट्राइकोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं जिनका लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? ट्राइकोसन होता क्या है? इसका उपयोग ना जो प्रसाधन सामग्री होती हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके।
ठीक है, तो इसका उपयोग प्रसाधन सामग्रियों में होता है ताकि बैक्टीरिया और बाकी जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनके अटैक से उसको बचा करके रखा जाए, जो आप कॉस्मेटिक आइटम आप भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक अगर रहते हैं उसमें तो ये न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था आंशिक रूप से। निम्नलिखित कथनों से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप और प्राणी कोशिका यानी कि पेड़ पौधों के जो सेल होते हैं और जो इंसानों के सेल होते हैं या जीव जंतुओं के सेल होते हैं, उनके बीच में क्या क्या अंतर होता है? सेल बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक ही यही होता है, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, फिर आप पादप सेल के बारे में पढ़ते हैं, इंसानी सेल के बारे में, जीव जंतु के सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो वहीं से सवाल पूछा गया है ये। देखिए क्या लिखा हुआ, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं वे नहीं होती हैं। तो पादप में सेलुलोज होता है, बिल्कुल सही होता है। अगला देखिए क्या है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। नहीं, प्लाज्मा झिल्ली होती है भाई, प्लाज्मा झिल्ली होती है पादप कोशिकाओं में, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। नहीं, प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही उनको मजबूती मिलती है। तो दूसरा तो गलत हो जाना चाहिए, दूसरा गलत हो जाना चाहिए, दूसरा गलत हो जाना चाहिए। इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद रासधनी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में उनकी छोटी रासधनियाँ होती है। तो ठीक है, तीसरा भी सही होगा। तीसरा नहीं भी पता हो तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पादप और प्राणी कोशिकाओं में मूलभूत अंतर यही है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जिसके कारण उसको मजबूती मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं। कथन 1 सही है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रासधनी, जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी होती है। पादप और प्राणी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से उत्तर सी होएगा, प्लाज्मा झिल्ली ये दोनों में विद्यमान होती है। तो आज यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, इसके आगे का अगले वीडियो में करेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।